हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि अभिजय बैच के आलोक में आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अध्ययन और अध्यापन का कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है। अभिजय बैच के अंतर्गत हाल ही में जो आपकी चर्चा हुई है उसको आप कहेंगे कि आंग्ल मैसूर संघर्ष या हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर का किस प्रकार का राजनीतिक व्यवहार रहा, या हैदर अली से पहले मैसूर का या जो आपका मॉडर्न कर्नाटका है उसका जो आपका राजनीतिक व्यवहार है वो किस प्रकार का रहा, ये बातें हमने आपको समझाने का कार्य किया होगा। और इस संदर्भ में एक टॉपिक का प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके सामने किया गया होगा, आंग्ल मैसूर संघर्ष भाग 1। तो आंग्ल मैसूर संघर्ष भाग 1 में मैसूर को लेकर के, हैदर अली को लेकर के, या हैदर अली से पहले मैसूर का अपना पॉलिटिकल कंडीशन क्या कहता है, तो तमाम प्रकार की बातें क्या हैं हमने आपको बताने का कार्य किया होगा। और चर्चाएं कुछ इस प्रकार की भी आपके सामने आ ही गई होंगी कि हैदर अली के नेतृत्व में जिस प्रकार से मैसूर ने अपना राजनीतिक एवं भौगोलिक विस्तार किया, उससे आसपास की जो क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां हैं अंग्रेजों के साथ साथ उनको किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। और हमको याद है कि आंग्ल मैसूर संघर्ष पार्ट 1 में जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष है उसको भी हमने क्या है वाइंड अप करने का कार्य कर लिया था, यानी कि उस पर भी जो आपकी चर्चा है वो आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज की जो चर्चा हमारी स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगा आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के साथ। आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की वो तमाम प्रकार की और रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस करके चलनी पड़ेंगी जो अपने आप में क्या है परीक्षा उपयोगी हैं। और देखो, ये जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष है इसमें आप एक रोल किसका लेके चलोगे, प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष की एक भूमिका भी क्या है आपको लेकर के यहां पे चलनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के ईश्वर के आशीर्वाद के आलोक में और सामूहिकता के भाव को अपनाते हुए हम लोग सेकंड एंग्लो मैसूर वार के साथ आज की जो आपकी चर्चा है उस चर्चा का शुभारंभ करके चलते हैं। अब क्या क्या आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, बारीकियां आपको लेकर के चलनी पड़ेंगी और एक एक बिंदु को आपको यहां पे क्या उठा करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले नामकरण की बात करेंगे। तो नामकरण तो आप जान ही पा रहे हैं कि आज की चर्चा का जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या है आपका, आप क्या कहेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष आप कह के चलेंगे। ठीक है, एक बात तो आपकी ये हो जाती है। लेकिन देखो, ये जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष यहां पे रहेगा, अब जैसे ही आप इसका टाइम पीरियड दिखाने की बात करोगे, जैसे ही आप इसका क्या है एक प्रॉपर टाइम पीरियड यहां पे दिखाने की बात करोगे, तो टाइम पीरियड आप क्या लेके चलोगे, 1780 से लेकर के 1784 के बीच क्या है आपको इसका टाइम पीरियड लेकर के चलना पड़ेगा। अब ठीक है, चलो 1780 से 84 के बीच आपने टाइम पीरियड लिया, तो यहां पे एक बात तो आपको यह बता के चलना पड़ेगा कि इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल, एक रेफरेंस तो आपको यह लेके चलना पड़ेगा कि इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है। तो अगर ये सवाल आपके सामने पुटअप किया जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए भाई, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, वारेन हेस्टिंग्स साहब हो जाने चाहिए। यहां पे आपका प्रॉपर आंसर क्या हो जाना चाहिए, वारेन हेस्टिंग्स साहब हो जाने चाहिए। लेकिन अगर इसी के साथ आप ये वाली कैलकुलेशन करने की बात करोगे जिसको आप क्या कहोगे, मैसूर का शासक, जिसको आप क्या कहोगे मैसूर का शासक, तो मैसूर के शासक के बारे में थोड़ी अलग सी चर्चा आपको यहां पर लेकर के चलनी पड़ेगी। और मैसूर के शासक के बारे में जो डिफरेंट डिस्कशन आप यहां पे लेके चलोगे उसमें जो आप प्रॉपर टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे वो केवल और केवल किसका होगा, फिलहाल के लिए द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का ही होगा। तो आप जान पा रहे हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष कहां से कहां है, यानी कि 1780 से लेकर के 84 के बीच आपको दिखाई पड़ता है। तो इसी टाइम पीरियड को क्या है आपको अपनी चर्चा का मुख्य आधार बनाना पड़ेगा और इसी टाइम पीरियड को क्या है दो प्रकार से आपको डिवाइड करके चलना पड़ेगा। अगर आपको ये बताना पड़ेगा कि मैसूर का शासक, तो मैसूर के शासक के रिगार्डिंग यहां पर दो प्रकार की कैलकुलेशन होंगी। एक कैलकुलेशन कहां से कहां होगी, 1780 से लेकर के
1782 के बीच होगी, और एक कैलकुलेशन आपकी कहां से कहां होगी, यानी कि 1782 से लेकर के कब तक होगा आपका, 1784 के बीच होगा। तो जब आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष प्रारंभ होगा, तो प्रारंभ होते समय मैसूर के शासक आपको कौन लेके चलने पड़ेंगे भाई, प्रारंभिक धरातल में मैसूर के शासक आपको कौन लेके चलने पड़ेंगे, हैदर अली साहब आपको लेके चलने पड़ेंगे। और इसी फेस में जो 1782 से 84 के समय आपके सामने आएगा, तो यहां पर मैसूर के शासक आपको क्या लेके चलने पड़ेंगे, टीपू सुल्तान क्या है आपको लेकर के चलने पड़ेंगे, टीपू सुल्तान आपको क्या लेकर के चलने पड़ेंगे। इसकी एक दूसरी वजह अभी हम थोड़ी देर में आपको क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइम पीरियड आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल आपको बताना पड़ेगा, और मैसूर के शासक के रिगार्डिंग केवल और केवल द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का जो आपका समय है उसी को आप अपना मुख्य आधार बनाएंगे, और उसी को मुख्य आधार बनाते हुए आप क्या है दो प्रकार की कैलकुलेशंस करके चलेंगे, यानी कि 1780 से लेकर के 82 के बीच आपको मैसूर के शासक कौन मिलेंगे, हैदर अली साहब मिलेंगे, और 1782 से 84 के बीच आपको मैसूर के शासक कौन मिलेंगे, टीपू सुल्तान साहब आपको क्या मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के जो आपका इसका जो उद्भव है, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का जो आपका उद्भव है, अब उद्भव के रिगार्डिंग आपको क्या है कारणों पर चर्चा करके चलनी पड़ेगी। उद्भव के रिगार्डिंग क्या है भाई, आप कारणों पर चर्चा करके चलेंगे, कारणों पर चर्चा, ठीक है। तो देखो जब आप कारणों पर चर्चा करने की बात करोगे तो एक डिस्कशन तो हम यहां पे कर लेते हैं। जब आप कारणों पर चर्चा करने की बात करोगे तो यहां पर क्या है, एक विवादित भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा आपको करके चलनी पड़ेगी, जिसको आप क्या कहेंगे, एक विवादित भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा आपको यहां पर लेकर के चलनी पड़ेगी भाई, एक विवादित भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा। और ये जो आपका विवादित भौगोलिक क्षेत्र बनेगा इसको आप क्या कहेंगे, आर्काट। इसको क्या कहेंगे आप, आर्काट कहेंगे। आर्काट क्या है, मॉडर्न कर्नाटका में ही आपको नजर आएगा आर्काट। और आर्काट के बारे में आपको मामला क्या कहना है कि आर्काट के साथ क्या जुड़ गया उस समय, राजनीतिक नियंत्रण। आर्काट के साथ क्या जुड़ा उस समय, राजनीतिक नियंत्रण जुड़ा। और ये जो आपका राजनीतिक नियंत्रण उस समय जुड़ा, इसके संदर्भ में क्या आएगी, इसके संदर्भ में दावेदारी आ गई। और इसके संदर्भ में दावेदारी किस किस के बीच आएगी, तो एक तरफ कौन हो गया आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, और एक तरफ कौन हो गया आपका, जिसको आप क्या कहेंगे, मैसूर कहेंगे। क्या कहेंगे, मैसूर कहेंगे। यानी कि कर्नाटक में जो आपका आर्काट है ना, मॉडर्न कर्नाटका में जो आपका आर्काट है, इस आर्काट पर मैसूर अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को लाना चाहता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या है, आर्काट पर अपने क्या है, एक पॉलिटिकल कंट्रोल को लाना चाहती है। यानी कि आर्काट पर आपने अपने राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित किए जाने के संदर्भ में आपने अपनी दावेदारी को लेकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर क्या है, आमने सामने आ जाते हैं। ये एक अच्छा कारण आप यहां पर क्या है बता करके चलेंगे कि सेकंड एंग्लो मैसूर वार का जो जनरेशन हुआ है, उस जनरेशन के रिगार्डिंग एक भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा जो है वो आपको इस रूप में करके चलनी पड़ेगी। अब इसका मामला क्या होगा, इसका मामला ये होगा, यहां से हल्का सा क्या है, हम एक निष्कर्ष लेकर के चलेंगे। हल्का सा क्या है, एक निष्कर्ष लेकर चलेंगे, और निष्कर्ष लेकर के ये चलेंगे कि इसमें कंपनी को हार का सामना करना पड़ा, इसमें कंपनी को हार का सामना करना पड़ा, इसमें कंपनी को हार का सामना करना पड़ा, इसमें कंपनी को क्या है, हार का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, इसमें कंपनी को क्या है भाई, हार का सामना करना पड़ा। एक बात। दूसरी बात क्या है कि कई बार ये सवाल पुटअप किया जाता है, कई बार ये सवाल पुटअप किया जाता है। इस समय जनरल बेली को हैदर अली ने परास्त करने का कार्य किया। हैदर अली ने परास्त करने का कार्य किया। हैदर अली ने परास्त करने का कार्य किया। तो ये सवाल कई बार आपकी परीक्षाओं में ऑलरेडी पनप चुका है कि वो कहता है कि आर्काट पर अपने अपने राजनीतिक नियंत्रण को लेकर के
कंपनी और मैसूर जो आमने सामने आए थे, तो उस समय कंपनी की सेना का नेतृत्व करने का कार्य किसने किया था? तो कंपनी की सेना का नेतृत्व करने का कार्य किसने किया था? अगर आपको इस सवाल का आंसर बताना पड़ेगा तो आपका आंसर क्या जाएगा? जनरल बेली आ जाएगा। और ये जो जनरल बेली जैसे शब्दावली है, ये कई बार क्या है आपके परीक्षा में कैलकुलेट हो चुकी है, एक या दो बार नहीं, कई बार क्या है आपके परीक्षा में कैलकुलेट हो चुकी है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जब आप आर्काड की चर्चा करेंगे तो आर्काड की चर्चा में क्या होगा, एक संयुक्त मोर्चा आपको जोड़ के दिखाना पड़ेगा। आर्काड की चर्चा में क्या है भाई, एक संयुक्त मोर्चा आपको जोड़ के दिखाना पड़ेगा। और ये जो आपका संयुक्त मोर्चा है कैसे बनेगा, इसमें मैसूर क्या होगा और मैसूर के साथ क्या होगा आपका कर्नाटक होगा, और कर्नाटक के साथ क्या होगा आपका हैदराबाद होगा। क्या होगा? हैदराबाद होगा। और हैदराबाद के साथ क्या होगा आपके मराठाज होंगे, है ना, मराठाज होंगे। इसको अभी हम अलग से भी कैलकुलेट करने वाले हैं, मराठाज होंगे। और ये संयुक्त मोर्चा किसके खिलाफ कार्य करेगा? तो ये संयुक्त मोर्चा किसके खिलाफ कार्य करेगा? यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कार्य करेगा। यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष में आपको ये बातें करके चलनी पड़ेंगी कि स्पेशली इन द लाइट ऑफ सेकंड एंग्लो मैसूर वार, जो मैसूर के दुश्मन हैं, है ना, दुश्मन तो है ही, भले ही प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष में मैसूर के साथ आ गए, लेकिन दुश्मनी थोड़ी ना भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूल के चलेंगे। तो जो मेजर एनिमीज रहे थे उस समय मैसूर के, ये प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष में मैसूर के साथ रहे, और सेकंड एंग्लो मैसूर वार के अंदर भी क्या है, मैसूर के साथ ही रहे। यानी कि आर्काट को लेकर के आपको इस प्रकार का डिस्कशन करना पड़ेगा कि आर्काट में जो मैसूर की सफलता का राज आपके सामने आ रहा है, उसमें एक संयुक्त मोर्चे की भूमिका आपको लेकर के चलनी पड़ती है। और ये जो आपका ज्वाइंट अलायंस यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें मैसूर का कोऑपरेशन कर्नाटक की ओर से होगा, हैदराबाद की ओर से होगा और मराठाओं की ओर से होगा। और किसके अगेंस्ट हो जाएंगे? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो जाएंगे। यहां मराठाओं को थोड़ा आपको क्या है हाईलाइट करके चलना पड़ेगा। यहां मराठाओं को क्या है थोड़ा आपको क्या है हाईलाइट करके चलना पड़ेगा। हाईलाइट करके कैसे करना चलेंगे आप लोग? आप ऐसे बताएंगे कि देखो, जो आपका मद्रास की संधि हुआ था उस समय, आप जान पा रहे होंगे कि मद्रास की संधि का संबंध किसके साथ रहा? प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष की समाप्ति के साथ रहा। और मद्रास की संधि कब संपन्न हुआ? 1769 एडी में संपन्न हुआ। और मद्रास की संधि में क्या है, यह कहा गया अभी, एक और क्या होगा आपका मैसूर होगा, एक और क्या होगा आपका मैसूर होगा, और एक और क्या होगा आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। एक और क्या होगा आपका मैसूर होगा, और एक और क्या होगा आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी। और यहां साफ साफ कहा जाता है, यदि कोई अन्य शक्ति, ये दोनों आपस में कह रहे हैं ना, यदि कोई अन्य शक्ति हम पर आक्रमण करती है, यदि कोई अन्य शक्ति हम पर आक्रमण करती है, ये दोनों आपस में कह रहे हैं, हम पर आक्रमण करती है, हम पर आक्रमण करती है, तब हम एक दूसरे का सैन्य सहयोग करेंगे, तब हम एक दूसरे का सैन्य सहयोग करेंगे। यह मद्रास की संधि में कहा गया था। और यह वही मद्रास की संधि है जिसने क्या है प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष की समाप्ति कराई थी। तो दोनों आपस में कह रहे हैं, यानी कि कंपनी और मैसूर आपस में एक समझौता कर रहे हो, कहते हैं कि यदि कोई तीसरी शक्ति यानी कि हम दोनों के अलावा अगर हम दोनों पर आक्रमण करने की बात करेगी, तो हम दोनों क्या है एक दूसरे का सैन्य सहयोग करके चलेंगे। लेकिन मामला क्या बना? मामला यह बना कि 1771 एडी से ही मराठा लगातार मैसूर पर आक्रमण कर रहे थे। मराठा लगातार मैसूर पर आक्रमण कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कंपनी की ओर से मैसूर का सैन्य सहयोग नहीं किया गया।
लेकिन कंपनी की ओर से मैसूर का सैन्य सहयोग नहीं किया गया, लेकिन कंपनी की ओर से मैसूर का सैन्य सहयोग नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो मद्रास की संधि उस समय 1769 ईस्वी में संपन्न हुई थी, मद्रास की संधि का क्या हुआ? कंप्लीट वायलेशन हुआ। और अगर मद्रास की संधि का कंप्लीट वायलेशन हुआ तो इसका बड़ा मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों तथा कंपनी के मध्य के जो आपके संबंध हैं वो संबंध क्या हुए? नकारात्मक हो गए। तो ये दो प्रकार के कारण आपको यहां पर जोड़ के चलने पड़ेंगे। लेकिन यहां भी देखिएगा, आपको हैदर अली की जो डिप्लोमेटिक पावर है आपको उसकी तारीफ करके चलनी पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं कि 1771 ईस्वी से ही मराठाज लगातार मैसूर पर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन कंपनी की ओर से मद्रास की संधि का वायलेशन हुआ, अर्थात कंपनी की ओर से मैसूर का कोई भी सैन्य सहयोग नहीं किया गया। तो कंपनी और मैसूर के बीच के जो आपके राजनीतिक संबंध हैं उन पर तो आप एक क्या है नकारात्मक प्रभाव लेकर के आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ देखो, जो मराठाज लगातार मैसूर पर आक्रमण कर रहे थे, उन्हीं मराठाओं को आर्काट के संदर्भ में हैदर अली ने अपनी डिप्लोमेटिक पावर का इस्तेमाल किया और उन्हीं मराठाओं को क्या है अपने साथ जोड़ लिया। तो आप देख पा रहे कि हैदर अली साहब क्या लगातार अपनी डिप्लोमेटिक पावर का यूज कर रहे थे और बार बार उन्होंने क्या है संयुक्त मोर्चे को तैयार करने का कार्य किया। लेकिन एक बात समझ लो कि अगर द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के पनपने के संदर्भ में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण आप जोड़ के चलेंगे, अगर हम भारत के अंदर की बात करें तो भारत के अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको नजर आएंगे, तो एक रीजन तो आप क्या बताएंगे? आर्काट का बताएंगे। और एक रीजन आप किसका बताएंगे? बता के चलेंगे? ये जो हमने मराठाओं वाला आपको बताया है, यानी कि मद्रास की संधि का वायलेशन आपको दिखा के आना पड़ेगा। और जैसे मद्रास की संधि का वायलेशन आपके सामने आएगा तो उसी हिसाब से आप ये मान के चलेंगे कि भाई मामला क्या बन जाएगा कि अंग्रेजों तथा कंपनी के बीच के जो राजनीतिक संबंध मद्रास की संधि ने मजबूत बनाने का कार्य किया था, वही संबंध अपने आप में क्या हो गए? नकारात्मक हो गए। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष को जनरेट करना आपके लिए क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। एक बड़ी बात भी है, अगर आप भारत से बाहर जाने का कार्य करोगे तो आप चाहो तो आप भारत से बाहर की यात्रा भी कर सकते हो। और जब आप भारत से बाहर की यात्रा करने का कार्य करोगे तो उस समय जो आपके नेपोलियन बेनापोर्ट साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति है ना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में या विश्व मानचित्र पर क्या है अपने सैन्य अभियानों का संचालन कर रहा है। और जब उसने अपने सैन्य अभियानों का संचालन किया तो ब्रिटेन के जो आपके उपनिवेश हैं, तो ब्रिटेन को अपने उपनिवेशों को लेकर के, उनकी सुरक्षा के मामलों को लेकर के काफी खतरा महसूस हुआ। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फ्रांस बनाम ब्रिटेन बना हुआ था और भारत में क्या बना हुआ था? फ्रांस की दोस्ती किसके साथ थी? मैसूर के साथ थी। तो अगर भारत में फ्रांस की दोस्ती मैसूर के साथ थी तो अंग्रेज जो हैं वो मैसूर के साथ छेड़छाड़ करके बिल्कुल चलेंगे। लेकिन जो गहरी चर्चाएं हैं वो भारतीय संदर्भ में अगर आप लेकर के चलेंगे तो भारतीय संदर्भ में आप इस प्रकार से लेकर के चलेंगे, जो एक डायरेक्शन क्या है हमने आपको देने का कार्य किया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप उसका जिक्र कर पाएंगे कि जो नेपोलियन बेनापोर्ट है, जो फ्रांस के एक साम्राज्यवादी सोच के व्यक्तित्व रहे हैं, वो क्या है वो अपने सैन्य अभियानों का संचालन कर रहे हैं। इससे ब्रिटेन को क्या लगातार राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ब्रिटेन और फ्रांस के संबंध क्या है? काफी नेगेटिव है। और इन्हीं संबंधों का प्रभाव कहां पड़ेगा? भारत में पड़ेगा। और भारत में किस पर पड़ेगा? फ्रांस और मैसूर की दोस्ती पर पड़ेगा। और जब भारत में फ्रांस और मैसूर की दोस्ती पर प्रभाव पड़ेगा तो आपको यह कहना काफी आसान हो जाएगा कि भाई ये जो आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वार है, इसका जनरेशन आखिर क्यों हुआ है? इसका जनरेशन क्या है, आखिर क्यों हुआ है? अब इसमें आगे जब आप बढ़ने का कार्य करेंगे तो आगे एक डिस्कशन जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और लगातार आपकी परीक्षाओं में क्या है उस पर चर्चाएं हो रखी हैं। तो आगे डिस्कशन आपको यह करके चलना पड़ेगा, यह दिखाना पड़ेगा इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं पोर्टोनोवा का युद्ध। पोर्टोनोवा का युद्ध इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका समय आप लेके चलेंगे 1781 AD, 1781 AD का समय आप लेके चलेंगे।
पहले ये कहना सीखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की एक विशेषता, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की एक विशेषता, आप ये कहना सीखेंगे। और ये जो आपका पोर्टो नोवा का बैटल है, अब आगे क्या बनाएंगे, आगे आपको बनाने पड़ेंगे इसके पक्ष। तो पक्ष तो आपको किस रूप में लेके चलने पड़ेंगे, एक पक्ष क्या हो जाएगा आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा, और एक पक्ष क्या हो जाएगा आपका मैसूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा। यहां ये काफी महत्वपूर्ण आ जाता है कि जो आपका बैटल ऑफ पोर्टो नोवा है उसमें कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो यहां पर कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था भाई, तो कंपनी का नेतृत्व करने का कार्य कौन करेंगे, आयरकूट। कौन करेंगे, आयरकूट। ये नाम आपको बता के चलना पड़ेगा, आयरकूट। और मैसूर के रिगार्डिंग तो बड़ा आसान है, आप क्या बताएंगे, आप यहां पे डिस्कशन किसका करेंगे भाई, हैदर अली साहब का करेंगे। किनका करेंगे, हैदर अली साहब का करेंगे। अब ये जो आपका बैटल ऑफ पोर्टो नोवा है इसके साथ कुछ सेंटेंसेस जोड़ने का काम करो। सेंटेंसेस कैसे जोड़ेंगे, हम कहेंगे हैदर अली की हार, हैदर अली की पराजय, हैदर अली की पराजय, एक बात, हैदर अली की पराजय। ओके, दूसरी बात आप यहां पे क्या कह के चलोगे, दूसरी बात आप ये कहेंगे हैदर अली मानसिक तनाव में होने के कारण, मानसिक तनाव में होने के कारण, मानसिक तनाव में होने के कारण, कोमा घायल होने के कारण, कोमा घायल होने के कारण 1782 एडी में मारे गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई, मारे गए, इनकी मृत्यु होगी। अब आपको यह बताना काफी आसान हो गया है कि 1782 एडी में टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने। तो अगर एक लाइन में कभी सवाल पूछा जाता है या अगर किसी जानकारी के माध्यम से आपसे बातचीत होती है तो आप याद रखना टीपू सुल्तान जो है 1782 में क्या है, मैसूर के शासक बने हैं। अगली बात, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा, संघर्ष को क्या रखा भाई, संघर्ष को जारी रखा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस अब यहां पर क्या आपको थोड़ा दिखाने पड़ेंगे। अब इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने का मतलब क्या होगा, आगे बढ़ने का मतलब यह होगा कि समय सीधा लेके चलेंगे 1784 एडी, 1784 ईस्वी, और इसके साथ क्या जोड़ेंगे, मंगलोर की संधि। क्या जोड़ेंगे, मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि। क्या जोड़ेंगे भाई, मंगलोर की संधि आप जोड़ेंगे। और मंगलोर की संधि के माध्यम से क्या क्या बातें करेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की समाप्ति, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की समाप्ति, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की क्या है, समाप्ति है। ओके, एक बात तो आप यहां पे ये जोड़ के चलेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कई बार ये पुटअप किया जाता है, तो सवाल आप यहां पे मेंशन करके चलेंगे कि मद्रास के गवर्नर मैकाटर्नी, ये कहेंगे मद्रास के गवर्नर मैकाटर्नी ने मंगलोर की संधि में
मध्यस्थता करने का कार्य किया, मंगलोर की संधि में मध्यस्थता करने का कार्य किया, मंगलोर की संधि में मध्यस्थता करने का कार्य किया, मध्यस्थता करने का कार्य किया, मध्यस्थता करने का कार्य किया। ठीक है, तो ये सारा मामला किसका रहेगा? पहली वाली चर्चाएं, और आगे आप पढ़ेंगे तो जो आपको बैटल ऑफ पोर्टो नोवा है उसको आपको दिखाना पड़ेगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की विशेषता बताएंगे, पक्ष कंपनी और मैसूर होगा। कंपनी को नेतृत्व कौन करेंगे? आयरकूट नेतृत्व करेंगे। यहां पर इस बैटल में मैसूर का नेतृत्व कौन करेंगे? हैदर अली साहब करेंगे। लेकिन जो आपका बैटल ऑफ पोर्टो नोवा है, इसी को आधार बनाकर के आपको क्या क्या कहने का मौका मिल जाता है कि हैदर अली की डिफीट है। हैदर अली इस हार को सहन नहीं कर पाए, वो एक मानसिक तनाव में है और घायल भी काफी ज्यादा हो गए थे। तो फाइनली 1782 तक आते आते उनकी डेथ हो जाती है और 1782 में क्या है, टीपू सुल्तान को मैसूर का शासक बनने का मौका मिलता है। टीपू सुल्तान ने अपने ही पिता की पॉलिसी का अनुसरण किया और कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो मैसूर का संघर्ष चला हुआ है, हम भी क्या है इस संघर्ष को कंटिन्यू करना चाहेंगे, इस संघर्ष को क्या है जारी रखना चाहेंगे। फाइनली 1784 तक आते आते क्या है, मंगलोर की संधि आपके सामने आती है और मंगलोर की संधि के माध्यम से दो बातें आप याद रखेंगे कि मंगलोर की जो संधि है इसने द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की समाप्ति कराने का कार्य किया। और कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि मंगलोर की संधि में मध्यस्थता करने का कार्य किसने किया था? तो मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी का रेफरेंस आपको क्या वहां पे जोड़ के दिखाना पड़ेगा। रेफरेंस क्या है वहां पे आपको जोड़ के दिखाना पड़ेगा। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के आगे का डिस्कशन किसका होगा आपका? तो अब आप क्या कहेंगे? तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। ओके भाई, देखो हो सकता है कि कोई किताब आपको क्या कहे कि ये टाइम दे 1789 एडी से 1792 तक का समय दे, कोई दिक्कत नहीं, हम समय लेके चलते हैं सीधा ही 1790 से लेकर के 1792 तक, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, ये अलग चीज है, इस पे कभी परेशान मत होना। यहां पर महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण आपका क्या है? लास्ट वाला टाइम है। यानी कि यहां पर महत्वपूर्ण क्या रहेगा? 1792 रहेगा, क्योंकि यहां पर एक संधि का जिक्र आपको करना पड़ेगा। तो अपने आप ही बात क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। दो हल्के हल्के रेफरेंस ले लेते हैं। पहला रेफरेंस क्या है भाई? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल आपको बता के चलना पड़ेगा। तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे कौन होंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे। एक बात, चलो ये भी रेफरेंस लेके चलते हैं कि मैसूर के शासक कौन है। ये रेफरेंस भी ले लेते हैं कि मैसूर का शासक। तो कोई बात नहीं भी, मैसूर का शासक, इसके रिगार्डिंग क्या है? आंसर क्या जाएगा? टीपू सुल्तान। इसके रिगार्डिंग आंसर क्या जाएगा भी आपका? टीपू सुल्तान। अब आपको क्या दिखाने पड़ेंगे? अब आपको दिखाने पड़ेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का जो उद्भव है, तो उद्भव के संदर्भ में आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको कारणों पर चर्चा करनी पड़ेगी। आपको क्या कारणों पर चर्चा करनी पड़ेगी? कारणों पर चर्चा आपको करके चलनी पड़ेगी। अब जब कारणों पर आप चर्चा करेंगे तो आपकी चर्चा किस किस प्रकार से सामने आ सकती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है ये आप बताएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत आते ही भारत में अपने मित्र राज्यों की एक सूची जारी की। भारत में अपने मित्र राज्यों की एक सूची जारी की। ठीक है, तो दो भारत में एक सूची जारी की, उसके साथ जोड़ दो। लेकिन मैसूर को
लेकिन मैसूर को इस सूची में शामिल नहीं किया गया। लेकिन मैसूर को इस सूची में शामिल नहीं किया गया। लेकिन मैसूर को इस सूची में शामिल नहीं किया गया। शामिल नहीं किया गया। लेकिन मैसूर को इस सूची में क्या है भाई, शामिल नहीं किया गया। इस सूची में शामिल नहीं किया गया। जबकि अगर यहां पर आप मंगलोर की संधि का रेफरेंस जोड़ के चलेंगे तो मंगलोर की संधि के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करने की बात करें तो अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आने के पश्चात भारत में अपने मित्र राज्यों की एक सूची जारी करते हैं तो उनको मंगलोर की संधि के अकॉर्डिंग क्या है, मैसूर को इस सूची में क्या है, शामिल करके चलना चाहिए था। अब यहां पर मामला दूसरा कारण क्या बनेगा, तो यहां पर दूसरा कारण यह बनेगा कि साउथ इंडिया में ही आप जाएंगे और आप क्या करेंगे, आप एक भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे। आप एक क्या करेंगे, भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे भाई, आप एक भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करके चलेंगे। और जिस भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा आप करेंगे इसका नामकरण कैसे करेंगे, ट्रावनकोर। क्या कहेंगे, ट्रावनकोर। ट्रावनकोर क्या है, ट्रावनकोर। अब ट्रावनकोर का मामला क्या था, वैसे तो खैर ये बताया जाता है कि ट्रावनकोर जो है इस पर फ्रांस का कंट्रोल है और आप लोग जानते हैं कि फ्रांस और मैसूर की क्या थी, दोस्ती रही। तो ट्रावनकोर को लेकर के फ्रांस ने मैसूर से कहा या फ्रांसीसियों ने मैसूर से कहा कि भले ही राजनीतिक नियंत्रण हमारा है लेकिन ट्रावनकोर की जो रक्षा है या सुरक्षा है वो करने की जिम्मेदारी क्या है, आपकी है। तो मामला क्या बना, मामला यहां पे ये बन के आता है कि जो ट्रावनकोर है रक्षा प्लस सुरक्षा, रक्षा प्लस सुरक्षा की जिम्मेदारी, रक्षा प्लस सुरक्षा की जिम्मेदारी मैसूर की रही। रक्षा प्लस सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रही, मैसूर की रही, है ना। लेकिन मामला कैसे आया, मामला ऐसे आया कि कंपनी ने इस भौगोलिक क्षेत्र पर, क्योंकि अंग्रेज फ्रांसीसियों के पीछे पड़े हुए हैं, कंपनी ने इस भौगोलिक क्षेत्र पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहा। अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहा। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी आपके सामने आ रही हैं कि बार बार जो कंपनी है और जो मैसूर है उसके संबंध क्या हो रहे हैं भाई, नकारात्मक हो रहे हैं। अब यहां से देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत आते ही भारत में अपने मित्र राज्यों की एक सूची जारी की लेकिन मैसूर को इस सूची में शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी और मैसूर के जो संबंध हैं वो क्या हो जाएंगे, अपने आप ही नकारात्मक हो जाएंगे। अब आप जान पा रहे हैं कि ट्रावनकोर फ्रांस का या फ्रांसीसियों का एक क्षेत्र है, हालांकि इसकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई है, मैसूर को दी गई है। लेकिन अंग्रेज ट्रावनकोर पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं और जब इस दिशा में वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो एक बार फिर क्या है, एक बार फिर यही हो जाएगा कि मैसूर और कंपनी के संबंध क्या हो जाएंगे, नकारात्मक हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अगला मामला क्या बनता है, अगला मामला यह बनता है कि टीपू सुल्तान की डिप्लोमेसी भी इफेक्टिव रही लेकिन टीपू सुल्तान के पास अपनी एक बहुत ही क्या थी, इफेक्टिव विदेश नीति भी रही। तो टीपू सुल्तान क्या कर रहे थे उस समय, टीपू सुल्तान कर रहे थे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ, इसको ऐसे कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। और इसमें जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे तो भाई एक तो आपका फ्रांस हो ही जाएगा, एक तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रांस हो ही जाएगा।
और उस समय इन्होंने जो अपने राजदूत भेजने का कार्य किए थे, कहाँ किए थे? कुस्तुनतुनिया। कहाँ पर? कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। तो जो आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वार यहां पे रहेगा, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार का जो जनरेशन है, जनरेशन के रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण कारण आपको बताने हैं, और कुछ ऐसे कारण आने चाहिए यहां पर जिनके बाद आपको यह कहना काफी आसान हो जाए कि बार बार कंपनी और मैसूर के संबंध क्या है? नकारात्मक हो रहे हैं। तो आप देख लो, ये कुछ कारण हमने ऐसे आपको बताए हैं जिनको आधार बना करके ये कहना आपके लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा कि मैसूर और कंपनी के बीच संबंध जो हो क्या है? काफी नेगेटिव हो रहे हैं, काफी क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं। अब आगे बढ़ने का तरीका क्या होगा? अब आगे बढ़ने का तरीका देखिएगा। अब सीधा समय आप क्या कैलकुलेट करेंगे? 1792 एडी का करेंगे, यानी कि 1792 का रेफरेंस अब सीधा आपको क्या है यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा। और 1792 में हुआ क्या है? देखिए, पहले तो आप ये बताएंगे कि एक समय लेते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? 1792 एडी का समय हमने ले लिया है। 1792 ईस्वी का क्या है भाई? हमने यहां पर समय मान लीजिए क्या है? ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1792 एडी का समय आपने लिया, ओके। इसके साथ क्या जोड़ो? इसके साथ जोड़ो एक संधि, और संधि क्या जोड़ेगी आपका? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये जो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि है, इसके साथ ये बात जोड़ के चलो कि तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की समाप्ति, तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की क्या है? समाप्ति है। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की क्या है भाई? समाप्ति है। एक बात तो आप ये जोड़ने की बात करेंगे, और साथ ही साथ आप ये जोड़ के चलेंगे यहां पर कि टीपू सुल्तान को अपने आधे क्षेत्र, टीपू सुल्तान को अपने आधे क्षेत्र कंपनी को सौंपने पड़े, कंपनी को हैंडओवर करने पड़े, यानी कि कंपनी को सौंपने पड़े। टीपू सुल्तान को अपने आधे क्षेत्र क्या है भाई? कंपनी को सौंपने पड़े। साथ ही साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा कि टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए, टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए की धनराशि, 3 करोड़ रुपए की धनराशि युद्ध हट जाने के रूप में, युद्ध हट जाने के रूप में कंपनी को सौंपनी पड़ी, युद्ध हट जाने के रूप में कंपनी को सौंपनी पड़ी। तो आप देख लो कंपनी को कितने बड़े फायदे हो रहे हैं, कंपनी को सौंपनी पड़ी। और साथ ही साथ क्या है यहां पर आपको ये कह के चलना पड़ेगा, इसी सफलता को ध्यान में रखते हुए, इसी सफलता को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, इसी सफलता को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि, अब बात को समझना, कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना, अपने शत्रु को कमजोर बना दिया। तो ये जो सवाल है, ये जो आपका कोटेशन है, 2 तरीके से आपके परीक्षाओं में आता है।
एक तो ये ऐसे आ जाता है कि भाई ये जो आपका कथन है या ये जो आपका स्टेटमेंट है किसका है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। और दूसरा ये है कि इसका संबंध आप कौन से संघर्ष के साथ जोड़ के चलेंगे, तो क्या होगा आपका तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। कि तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की सफलता पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कभी कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को क्या बना दिया, कमजोर बना दिया। अब इसको टेक्निकली आपको समझाते हैं कि टेक्निकली मामला क्या जोड़ेगा। टेक्निकली मामला ये जोड़ेगा यहां पर कि जो आपका तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष है उसमें एक और क्या रहेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, कर्नाटक, ओके, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा आपका हैदराबाद, और क्या जुड़ जाएगा आपका मराठा, और ये किसके अगेंस्ट हो जाएंगे, मैसूर। ये किसके अगेंस्ट हो जाएंगे, मैसूर के अगेंस्ट हो जाएंगे। यानी कि आपको ये कह करके चलना पड़ेगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के आलोक में कर्नाटक के नवाब ने, हैदराबाद के निजाम ने और मराठाओं ने मैसूर का कोई सहयोग नहीं किया बल्कि कंपनी का सहयोग करने का कार्य किया। अब यहां पे देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या समझाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको समझाने की बात करते हैं कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना, मित्र कौन है यहां पर, मित्र कौन है, आखिर यहां पर मित्रों की पहचान किस रूप में की जाए, तो मित्र कौन है, तो यहां पर कंपनी के मित्र कौन है, मित्र ये हैं। कंपनी के मित्र कौन है भाई, कंपनी के मित्र ये हैं। तो क्या कहता है वो कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना, इसका मतलब क्या होगा कि जो यहां पर आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हो रही है और श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से टीपू सुल्तान ने अपने आधे क्षेत्र कंपनी को दिए, तो इन क्षेत्रों का कोई भी लाभ ना तो कर्नाटक के नवाब को मिला, न हैदराबाद के निजाम को मिला, न ही मराठाओं को मिला। और जो 3 करोड़ रुपए की धनराशि युद्ध हर जाने के रूप में टीपू सुल्तान को कंपनी को देनी पड़ी, इसमें तो एक चवन्नी भी किसको नहीं मिली, ना तो कर्नाटक के नवाब को मिली, ना ही हैदराबाद के निजाम को मिली और न ही मराठाओं को मिली। तो तभी तो उसने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना, यानी कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से जो भी मेजर बेनिफिट्स हो रहे हैं वो सीधे कंपनी के हुए हैं, ना कि इनको हुए हैं। और किसको कमजोर बना दिया, अपने शत्रु को कमजोर बना दिया। शत्रु कौन आपका, मैसूर है। तो जुड़ाव भी आप क्या करके चलेंगे, है ना। तो फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही रहने देते हैं। एक आपने द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का डिस्कशन कर लिया है और एक आपने क्या तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का डिस्कशन कर लिया है। हालांकि हमने आंग्ल मैसूर संघर्ष के पार्ट 1 में आपको बताया होगा कि मैसूर वाला चैप्टर जो आपका ये 2 प्रकार के लेक्चर्स में क्या होगा, कंप्लीट होगा। लेकिन हमें इसमें आपको एंड में आकर के कुछ सटीक तथ्यात्मक जानकारियां भी देनी है। तो इससे अगली जो आपकी क्लास होगी उसमें 2 प्रकार के डिस्कशन आपके हो जाएंगे, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष को आपको डिस्कस करके चलना पड़ेगा और मैसूर के संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक जानकारियां आपसे पूछी जाती हैं, तो वो तमाम प्रकार की जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं उनकी जो डिस्कशन है वो हम क्या है आपके सामने रख देंगे। तो फिलहाल जब आप इस कक्षा के साथ अपना जुड़ाव करेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि मैसूर को लेकर के 2 प्रकार के आपके रेस्पेक्टिव डिस्कशन तो आपके सामने आ चुके हैं। एक डिस्कशन आना बाकी है, उसके बाद क्या है मराठाज आपके क्या है स्टार्ट हो जाएंगे। और आप लोग जानते हैं मराठाओं का डिस्कशन हम हमेशा क्या है कम से कम 5 कक्षाओं के माध्यम से क्या है करके चलते हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।